बाहरी जंगल से होते हुए दो लोग टॉर्च की रोशनी के सहारे जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, जिनमें से एक उम्रदराज आदमी जिसका नाम मोहन था और उसका दोस्त भोला जो मोहन से कुछ छोटा था। चारों तरफ फैले जंगल और अजीब अजीब सी आती आवाजें। भोला ने डरते हुए कहा, मोहन भाई, कहाँ फंसा दिया तुमने? तुमसे कहा था कि अपने गांव में ही जो काम है वही कर लेते हैं। आज अमावस की रात है, जंगल पार करने का झंझट मत करो। लेकिन तुम तो थोड़ी ज्यादा दिहाड़ी के लालच में अपने साथ साथ मुझे भी यहाँ ले आए। क्या तुम जानते नहीं कि इस जंगल में क्या रहता है? मोहन भोला को डांटते हुए बोला, चुप कर, तू भी कहाँ गांव वालों के बहकावे में आ गया? कुछ नहीं है इस जंगल में। अरे इन जंगलों में रात के वक्त तस्कर जानवरों को मार कर ले जाते हैं या फिर पेड़ काटने का काम करते हैं। इसीलिए अफवाह फैला रखी है कि इस जंगल में निशाचरी का साया है। तभी बोलते बोलते मोहन को लगा जैसे उसके पीछे आने वाले भोला के कदमों की आहट उसे सुनाई नहीं दे रही थी। मोहन रुक गया और बोला, तू मेरी बात सुन रहा है ना? ये कहते हुए मोहन जैसे ही पीछे पलटा उसके होश उड़ गए, क्योंकि पीछे भोला तो था ही नहीं। मोहन ने घबराते हुए आवाज लगाई, भोला, भोला कहाँ गया तू? तभी भोला के चीखने की आवाज आई और मोहन बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ पड़ा। मोहन कुछ आगे गया ही था कि उसके सामने भोला का कटा हुआ सिर गिरा और मोहन जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया और ऊपर से अपने ऊपर कुछ टपकता हुआ महसूस हुआ। और मोहन ने घबराकर जब ऊपर देखा और टॉर्च जलाई तो उसके हाथ से टॉर्च छूट गया। मोहन चिल्ला पड़ा और वहां से पूरी ताकत लगाकर भागा और सीधा अपने गांव पहुंचकर रुका। गांव के पंडित और कुछ लोग जो बीच चौराहे पर बैठकर गपशप कर रहे थे, उन्होंने जब मोहन को इस तरीके से बेहाल देखा और उसके कपड़ों पर लाल लाल धब्बे देखे तो हैरानी से बोले, मोहन, ये क्या हुआ तुझे? ये सब क्या है? और तू तो दिहाड़ी के लिए जंगल पार गया था ना? मोहन अपने कपड़ों पर लगे खून के धब्बों को देखता हुआ बोला, हाँ, वो रंग लगा हुआ है। आज रंगाई पुताई का काम कर रहा था ना, तो वही लग गया। मोहन वहां से आगे बढ़ा ही था कि उसके कान में पंडित जी की आवाज पड़ी, जो गांव वालों को कह रहे थे, देखो, आज अमावस की रात है, हर कोई ध्यान से रहना। निशाचरी बहुत अलग अलग तरीके से अपना शिकार बनाती है। वो माया जाल फैलाकर तुम्हें बुलाएगी बाहर। कोई भी घर से बाहर मत निकलना। मोहन के बढ़ते कदम रुक गए और वो घबरा कर बोला, पंडित जी, निशाचरी अमावस में सिर्फ एक ही जान लेती है क्या? पंडित ने कहा, ऐसा नहीं है, उसके हाथ जितने शिकार आते हैं वो सबको अपने साथ ले जाती है। पंडित की बात सुनकर मोहन ने डरते हुए पीछे पलटकर जंगल की तरफ देखा और सीधा अपने घर की तरफ भाग गया। घर के बाहर जाकर भी रुका और बार बार पीछे पलटकर देखते हुए घर का दरवाजा पीटते हुए बोला, बिजुरिया, दरवाजा खोल! अरे दरवाजा खोल बिजुरिया! दरवाजा खोलते ही उसकी पत्नी बिजुरिया ने जब देखा कि मोहन बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो उसने पूछा, क्या हुआ जी? आप इस तरह क्यों भागते हुए आ रहे हैं? और ये आपके कपड़ों पर क्या लगा हुआ है? मोहन जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारता हुआ बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तू दरवाजा बंद कर और दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, ठीक है? हाँ। बिजुरिया को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर मोहन इस तरह क्यों डरा हुआ है। मोहन ने तुरंत कपड़े बदले और बिस्तर पर मुंह ढककर लेट गया। उसकी पत्नी ने पूछा, खाना नहीं खाओगे क्या? मोहन इनकार करता हुआ बोला, थक गया हूं, सोने दे, सोना है मुझे। डर के मारे मोहन को नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके उसे नींद आई थी कि आधी रात के वक्त उसे लगा जैसे भोला उसे आवाज दे रहा है, मोहन, अरे मोहन! मोहन की नींद खोली और उसने मुंह तक चद्दर ओढ़े हुए कहा, ये भोला यहाँ कैसे हो सकता है? ये तो... तभी उसे फिर से भोला की आवाज सुनाई दी, मोहन, ओ मोहन, मुझे अकेला जंगल में छोड़कर कहां भाग गया? बाहर आ! मोहन को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि भोला इस तरह आवाज दे रहा है तो इसका मतलब था वो सही सलामत था। मोहन धीरे से उठा और घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसे पंडित जी की बात याद आ गई कि निशाचरी आवाज देकर बाहर बुलाती है। मोहन डर गया, लेकिन जब बार बार भोला की आवाज आ रही थी तो मोहन को लगा कि नहीं, हो ना हो, ये भोला ही है। हो सकता है कि मैंने जो उसका कटा हुआ सिर देखा था वो मुझे डराने के लिए हो। इतना सोचकर मोहन तुरंत घर से बाहर निकल आया
बाहर आते ही उसने देखा बाहर भोला खड़ा था और वो एक टक मोहन को घूर रहा था। मोहन जल्दी जल्दी भोला के पास आते हुए बोला, धीरे बोल, ये तो क्या कह रहा है? अब मैं डरा नहीं था, लेकिन मैंने तेरी कटी हुई गर्दन देखी अपनी आंखों के सामने। और मोहन को इस तरह बोलता देख भोला हंसता हुआ बोला, अरे मैंने तो तुझसे कहा ही था कि उस जंगल में निशाचरी रहती है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। इतना कहकर भोला जोर जोर से हंसने लगा। मोहन को भोला का इस तरीके से हंसना अजीब लग रहा था। मोहन हंसते हंसते एकदम से खामोश हो गया और पीछे पलटकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मोहन ने जब भोला को जंगल की तरफ जाते देखा तो वो चिल्लाता हुआ बोला, भोला रुक जा, कहां जा रहा है? अरे पागल हो गया है क्या? जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? अरे इस बार तो जिंदा बच गया है, बार बार नहीं बचेगा। लेकिन जब भोला नहीं रुका तो मोहन उसके पीछे चला। मोहन ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर भोला के हाथ पकड़ लिए और उसे खींचता हुआ बोला, वापस चल गांव की तरफ। तुझे पता भी है आज पंडित जी क्या कह रहे थे? निशाचरी एक साथ कितने लोगों को भी अपना शिकार बना सकती है। चल वापस चल। मोहन की इस बात पर भोला मुस्कुराता हुआ मोहन की तरफ देखने लगा। मोहन को भोला की आंखों में एक अलग सा सूनापन दिख रहा था। मोहन के देखते ही देखते भोला की आंखें बिल्कुल सफेद हो गई और उसका सिर एक झटके में उसके धड़ से अलग हो गया और एक बार फिर वो सिर कटी लाश की तरह मोहन के सामने खड़ा रहा। और मोहन डरता हुआ बोला, मतलब मैंने उस पेड़ पर जो भोला की लाश देखी थी जिसका सिर कटा हुआ था, और मेरे सामने जो उसका सिर गिरा था, वो दोनों ही असली थे। मतलब भोला सच में मर चुका है। तभी एकदम से वो लाश मोहन के ऊपर आकर गिरी और मोहन चीखता हुआ भागा, लेकिन वो घबराहट के मारे घर की तरफ भागने की बजाय जंगल की तरफ भागने लगा और वो भोला की सिर कटी लाश भी मोहन के पीछे भागने लगी। मोहन बार बार पीछे देखता, चिल्लाता और फिर से भागने लगता। अचानक जंगल के बीचों बीच ठीक उसी जगह जहां उसने पहली बार भोला की लाश देखी थी, वहां वो मुंह के बल आकर गिरा। दर्द से कराता हुआ मोहन उठकर फिर से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ठीक अपने सामने भोला की वो सिर कटी लाश दिखी। मोहन वापस भागने के लिए जैसे ही पीछे पलटा, वो किसी से टकराया। उसने घबराते हुए ऊपर देखा तो करीब 7-8 फीट लंबा सफेद चमड़ी और बर्फ सी ठंडक महसूस हुई। मोहन ने जब ऊपर की तरफ देखा तो उसके लंबे लंबे बाल जिससे खून टपक रहा था और वो मोहन की आंखों के सामने खड़ी थी। उसे देखकर मोहन डर से बिल्कुल जहां खड़ा था वहीं जम गया। बस उसके होठों से धीरे से निकला, ये नहीं हो सकता। ये वो कैसे हो सकती है? मतलब इतने वक्त से जिस निशाचरी की वजह से मौतें हो रही है वो ये है? मोहन कभी पीछे देखता तो भोला की सिर कटी लाश, कभी आगे देखता तो वो निशाचरी। मोहन कांपता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर मोहन जोर जोर से चीखने लगा। तभी वो ठंडी आवाज में बोली, बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था मोहन, भूल गया? ऐसे ही अमावस की वो रात थी जब मैं भी इसी तरह गिड़गिड़ा रही थी, यकीन दिला रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। मोहन कांपता हुआ बोला, मेरी गलती नहीं थी, वो तो मुखिया जी ने कहा था। निशाचरी एक गुस्से में चीखती हुई बोली, मुखिया ने मुझे जिंदा जलाने का हुक्म दिया था और उनमें सबसे आगे तू था। पहली मशाल तेरी ही थी और तेरे पीछे था ये भोला जिसकी सिर कटी लाश तेरे सामने खड़ी है। तुम दोनों हंस रहे थे, आज जब मैं हंस रही हूं तब डर से कांप क्यों रहा है मोहन? मोहन की आंखों के सामने वो बात घूमने लगी। जब गांव के बाहर जंगल शुरू होते ही झोपड़ी बनाकर एक औरत रहने लगी थी। वो कौन थी कोई नहीं जानता था। लंबाई उसकी बहुत ही ज्यादा थी। दुबली पतली सी वो औरत अपने मतलब से मतलब रखती थी, लेकिन उसके आने के बाद गांव में अजीब सी बीमारी फैल गई, जैसे पशु अपने आप मरने लगे। हर जगह बदबू फैलने लगी और गांव वालों ने ये मान दिया कि वो डायन है और उसे गांव से भगाने की हर कोशिश करने लगे। लेकिन उस औरत ने साफ साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जाएगी और उसके बाद गांव वाले उस औरत के साथ बहुत ज्यादतियां करने लगे
और एक दिन जब गांव के मुखिया के तबेले से कुछ पैसे गायब हो गए तो मुखिया ने उनकी तलाशी करवाई और उस औरत की झोपड़ी के पीछे बड़ी बड़ी हड्डियां मिली। और ये बात जब मुखिया तक पहुंची कि उस औरत ने उनके पशुओं को चुराया है और उन्हें खा गई है, तब गुस्से से सुलगता हुआ मुखिया एक रात अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस औरत की झोपड़ी में आग लगा दी। और झोपड़ी के जलने के बाद भी उस औरत की मौत नहीं हुई, बल्कि वो आग से लिपटी हुई आधी जली हुई चीखती हुई बाहर आई और मुखिया पर झपटने की कोशिश करने लगी। और मुखिया के लोगों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी लाश को ले जाकर बीच जंगल में एक पेड़ पर टांग दिया। उसके बाद से हर अमावस को इस तरीके की मौत होने लगी और इन मौतों में मुखिया और उनके तमाम लोग भी शामिल थे। आज भोला की भी मौत हो चुकी है और अब अकेला बचा मोहन था, जिसकी आज बारी थी। मोहन समझ चुका था कि अब वो नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी एक बार उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वहां से भागने लगा। मोहन भागता जा रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो एक ही जगह पर दौड़ रहा था, वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। एकदम से भागते भागते जब मोहन की सांस फूलने लगी और उसे लगा जैसे कि उसका दम घुट रहा है, तभी निशाचरी ने उसे गर्दन से पकड़ा और उसके सिर को किसी खिलौने की तरह मरोड़ दिया और एक झटके में उसके सिर को धड़ से अलग करके दो हिस्सों में बांट दिया। आधी रात में मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के बीच में मुकेश के घर का दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। मुकेश को हैरानी हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि उसके माता पिता भी शहर के बाहर गए हुए थे। मुकेश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत सी खूबसूरत सी लड़की, जिसके बाल घुटनों से भी लंबे थे और उसकी आंखें नीली थी, भीगी हुई खड़ी थी। वो सहमी हुई नजरों से मुकेश की तरफ देखकर बोली, क्या मुझे आज रात यहाँ रहने की थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? मैं बहुत दूर से आई हूँ और ऐसे मौसम में मैं अपने घर लौटकर नहीं जा सकती। मुकेश उस लड़की की खूबसूरती में इतना खो गया था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर में रुकने की जगह दे दी। आधी रात को जब मुकेश गहरी नींद में सोया था, तब उसे मुकेश को अपने गर्दन पर कुछ चुभने का एहसास हुआ। साथ ही अपने सीने पर भारीपन महसूस हुआ। मुकेश की सांसें रुकने सी लगी थी। उसने जो आंखें खोलकर देखा तो उसे अपनी छाती पर कोई बैठा दिखाई दिया, जो उसकी गले के पास उसका खून चूस रहा था। डर के मारे और लगातार खून के खींचने की वजह से मुकेश की आंखें धीरे धीरे वापस बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी नींद देर से खुली तो उसने देखा रात में जो लड़की रुकी थी वो किचन में नाश्ता बना रही थी। मुकेश हैरान था कि अब तक ये गई क्यों नहीं, और उसे अपनी पिछली रात अपने साथ हुए हादसे के बारे में याद आया। उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लेट तक सो रहे थे, आपसे बिना मिले तो नहीं जा सकती थी, तो सोचा तब तक नाश्ता बना लूं। आपकी तबीयत तो ठीक है? मुकेश ने सोचा कि जो पिछली रात हुआ था कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था। वहम ही होगा, कल रात शायद मैंने कुछ ज्यादा पी ली होगी। तभी मुकेश का ध्यान गया कि उसके घर के सारे पर्दे, सारी खिड़कियां बंद थे, कमरे में सिर्फ लाइट जल रही थी। मुकेश उठकर खिड़कियों को खोलने लगा और जैसे ही पर्दे हटाए और खिड़कियों को खोला, वो लड़की जो नाश्ते के टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, उसके हाथ से नाश्ते का बर्तन छूट गया और वो घबराती हुई किचन में घुस गई। मुकेश को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। मुकेश जल्दी उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और उसने कहा, जी मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों मुझे कमजोरी सी महसूस हो रही है, इसलिए। मुकेश अपने मन में बोला, कमजोरी तो मुझे भी महसूस हो रही है और इसे भी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी नहीं, शायद हो सकता है कि इसने भी मेरी बोतल से एक पैग लगा लिया हो। फिर मुकेश ने उससे कहा, ठीक है तुम थोड़ी देर आराम करो, और वैसे अब तक मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। और उस लड़की ने कहा, मेरा नाम कामिनी है। और मुकेश बोला, मैं मुकेश हूँ, वैसे तुम आई कहाँ से हो? और कामिनी ने कहा, मैं क्या बोलूं, मैं एक अनाथ हूँ, गांव में चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया।
शहर में यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि कहीं कुछ काम मिल जाए तो अपना गुजारा कर सकूं। मुकेश तुरंत बोला, कहीं और क्यों, तुम हमारे यहाँ ही काम कर सकती हो। वैसे भी जो हमारी पिछले काम वाली भी थी वो भी जा चुकी है और मम्मी को नई काम वाली की जरूरत भी है। अगर तुम चाहो तो मैं मम्मी से बात कर सकता हूँ। फिलहाल वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। कामिनी खुश होते हुए बोली। सच? आप सच कह रहे हैं? और मुकेश ने कहा, हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, मुझे जरा कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तुम घर का सारा काम देख लेना, ठीक है? तुम आज से ही काम पर रह सकती हो। मुकेश घर से बाहर निकल गया और कामिनी के होठों पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और किचन में खड़ी खड़ी उसकी चोटी लंबी होती गई और किचन से ही अपनी चोटी की मदद से उसने वापस खिड़की और पर्दे बंद कर लिए। उस शाम मुकेश का दोस्त राहुल मुकेश के घर पर पार्टी करने के लिए आने वाला था। मुकेश ने कामिनी से कहकर खाना पीना बनवा लिया था। वे दोनों हॉल में ही बैठकर शराब पी रहे थे, खाना पीना खा रहे थे। कामिनी उन लोगों के लिए पानी बर्फ वगैरह का इंतजाम कर रही थी। तभी राहुल, जिसके सिर पर नशा ज्यादा चढ़ चुका था, उसने एकदम से कामिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, थोड़ी सेवा हमारी भी कर दो, हमारे घर पर भी एक सुंदर काम वाली की जरूरत है। राहुल की इस बदतमीजी पर कामिनी ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन राहुल ने बेशर्मी के साथ कहा, अगर ना छोड़ूं तो? तभी मुकेश ने राहुल का हाथ हटाते हुए कहा, ये क्या कर रहा है? राहुल हाथ छोड़ उसका। कामिनी तुम जाओ। और कामिनी राहुल को घूरती हुई वहां से चली गई। काफी देर रात इन दोनों लड़कों की पार्टी चलती रही और उसके बाद राहुल अपनी बाइक से घर के लिए निकल गया। मुकेश भी अपने कमरे में सोने चला गया। अभी राहुल कुछ आगे खाली सड़क पर पहुंचा ही था कि उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ी तेजी से बाइक के साथ दौड़ रहा है। और राहुल बोला, लगता है कोई दौड़ते हुए मेरा पीछा कर रहा है। फिर हंसता हुआ बोला, राहुल बेटे, लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। भला बाइक का पीछा कोई दौड़ते हुए कैसे करेगा? हैं? तभी